हाल ही में भारत सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत में विदेशों से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अब आप इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विदेशों से आयात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो इंडस्ट्री के तमाम लोग थे वो सरकार के इस निर्णय का विरोध करने लगे। बहुत व्यापक स्तर पर विरोध होने लगा और इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ समय के लिए इस पूरे निर्णय को टाल दिया है। तकरीबन 3 महीने का एक विंडो दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याई की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सरकार के निर्णय की बात करेंगे और सरकार के निर्णय को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि सरकार ने इस तरह का कोई डिसीजन क्यों लिया है। इसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस कदम के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर सरकार के इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा मुख्य तौर पर प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ता है। आप इसे सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सरकार के इस डिसीजन को, सरकार के इस निर्णय को जानने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार की ओर से विदेश व्यापार निदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये मुख्य तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है और इस पूरे विभाग का प्राथमिक काम ये है कि भारत में जो विदेश के माध्यम से आयात और निर्यात होता है उस आयात और निर्यात को लेकर नियम बनाए जाएं, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। तो ये वाला भारत सरकार के तहत जो विभाग है विदेश व्यापार निदेशालय, इस पूरे विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर यानी कि विदेशों से उन्हें भारत में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कौन कौन से उपकरण शामिल हैं? तो इसमें मुख्य तौर पर कंप्यूटर शामिल है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इसमें लैपटॉप शामिल है। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाली जो डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स होती हैं वो शामिल की गई हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रो फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी शामिल किए गए हैं। तो ये जो तमाम उपकरण हैं, अब इन उपकरणों को आप विदेश से नहीं मंगवा सकते हैं। इनको विदेश से मंगाकर भारत में भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ एक्सेप्शंस भी दी हैं, कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। क्या क्या हैं अपवाद? अपवादों की भी बात करते हैं। तो इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि यदि आप विदेश से एक लैपटॉप लेके आते हैं, एक टैबलेट लेके आते हैं या फिर एक पर्सनल कंप्यूटर लेके आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लेके आते हैं जो कि केवल क्वांटिटी में एक है, तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं कि सरकार ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उन वेबसाइट्स के जरिए जो हम परचेज करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड इंटर कंट्री भी हो सकता है, विदेशों से भी हो सकता है। तो इस ट्रेड को यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है। हालांकि सरकार ने इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड पर भी सरकार शुल्क लगाएगी और ये जो ट्रेड है, जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो भारत में केवल तभी आ सकते हैं जब वो सरकार का शुल्क देंगे, जो टैरिफ लगाया जाएगा सरकार द्वारा। इसके अलावा सरकार दूसरा एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो दूसरा एक्सेप्शन ये है कि यदि आपको आयात करना है, यदि आपको बड़ी क्वांटिटी में आयात करना है, तो इसके लिए अनिवार्य है कि आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक वैलिड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप विदेश से विदेशी उपकरण या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा एक्सेप्शन हुआ। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? तो तीसरा एक्सेप्शन मुख्य तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी सरकार का कहना है कि यदि आप विदेश से किसी रिसर्च, अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से या फिर परीक्षण के उद्देश्य से, टेस्टिंग के मामले में, बेंचमार्किंग स्थापित करने के मामले में या फिर मूल्यांकन को लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आयात करते हैं, तो आपको इस पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से एक्सेप्शन मिलेगा। हालांकि ये जो एक्सेप्शन है ये एक बैच में 20 डिवाइसेस को लेकर है।
यानी कि आप एक बार में एक कंसाइनमेंट के ज़रिए 20 डिवाइस ही मंगा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हालाँकि यहाँ पर सरकार ने अपनी नोटिफ़िकेशन के माध्यम से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिवाइसेस लाए जाएँगे, उनका उपयोग केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही किया जाएगा। किसी पर्सनल काम के लिए, किसी कमर्शियल काम के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम खत्म हो जाएगा, तो उसका जो ओनर है उसके लिए अनिवार्य होगा कि वो उस पूरे डिवाइस को या तो नष्ट कर देगा, उसका जो या तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसे पुनः निर्यात कर दिया जाएगा, उसे वापस किसी दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। यानी कि उद्देश्य पूर्ति के बाद आप उसे भारत में नहीं रख सकते हैं, या तो उसे नष्ट करना पड़ेगा या फिर वापस उसे उसी देश में या फिर किसी दूसरे देश में जाकर भेजना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या-क्या अपवाद हैं? तो एक अपवाद जो है वो मरम्मत को लेकर भी है। यानी कि मान लीजिए कि आप सरकार से लाइसेंस लेकर कोई डिवाइस लेकर आते हैं भारत में, कोई उपकरण लेकर आते हैं और उसके बाद उस उपकरण में कोई खराबी आ जाती है, तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि आप उस उपकरण को विदेश से लेकर आए हैं, तो उसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी उसी कंपनी है, उसी विदेशी कंपनी की है। तो वहाँ पर उसको उस पूरे उपकरण को ठीक करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या तो आपको वहाँ पर वापस भेजना पड़ेगा, फिर उससे वापस आएगा। तो ऐसे में मरम्मत के लिहाज से अगर आप किसी चीज़ को लेके जाते हैं या लेकर आते हैं, तो इस पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना लाइसेंस के मरम्मत के उद्देश्य से कोई सामान वापस लेके आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक्सेप्शंस की, जो कि इस पूरे नोटिफिकेशन में दी गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और इस तरह के जो दूसरे डिवाइसेस हैं, उनके आयात पर प्रतिबंध आखिर लगाया क्यों है? इसके पीछे सरकार किस तरह के तर्क दे रही है? तो इसके पीछे सरकार द्वारा बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इसमें से जो पहला तर्क है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। दरअसल सरकार का कहना है कि विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई बार स्पाई एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। कई बार उनका उपयोग हमारे देश में निगरानी करने के लिए, हमारे देश की जासूसी करने के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे में ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि इन उपकरणों के माध्यम से भारत में जो निगरानी की प्रक्रिया, भारत में जो स्पाई का प्रोसेस है वो ना किया जा सके, भारत की निगरानी ना की जा सके, भारत की जासूसी ना की जा सके। तो ये तो पहला कारण हुआ। लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि जानकारों द्वारा पेश किया जा रहा है, वो ये है कि सरकार इस पूरे निर्णय के माध्यम से सरकार द्वारा जो आईटी हार्डवेयर सेक्टर्स को लेकर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की जो शुरुआत की गई थी, वो जो स्कीम है, ये स्कीम वर्तमान समय में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि जो तमाम इस तरह के उपकरण बेचने वाले लोग हैं, वो विदेशों से सामान मंगा लेते हैं, तो भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसकी वजह से सरकार की इस योजना को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाई ये योजना। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि इस पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से कंपनियों को, जो भी तमाम कंपनियां हैं इस तरह के उपकरण जो बेचती हैं, उन कंपनियों को भारत में घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि एक तो वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और इसके माध्यम से भारत में जो घरेलू उत्पादन होता है, उस उत्पादन की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर तौर पर सरकार के एक दूरदर्शी कदम के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा इस योजना की बात करें तो मुख्य तौर पर इस योजना को सरकार ने साल 2021 में शुरू किया था और साल 2023 मई में, यानी मई महीने में इस पूरी योजना को दोबारा से रिवाइज किया गया था और इसका बजट जो डिसाइड किया गया था वो था 17,000 करोड़ रुपए, जो कि फेज़ 1 से तकरीबन दुगना था। तो ये इस पूरी योजना की बात हुई। इसके अलावा कई जानकारों का ये भी कहना है कि सरकार के इस पूरे नोटिफिकेशन का एक लक्ष्य ये भी है कि चीन से हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात होता है, उस आयात पर भी कुछ हद तक रोक लगाई जा सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में जो आयात होता है, उस आयात में खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो आयात है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरह की चीज़ों का जो आयात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आंकड़े भी कुछ इन्हीं तमाम साक्ष्यों की, इन्हीं तमाम तर्कों की गवाही देते हैं। जैसे अगर आप 2023 महीने में अप्रैल और जून के आंकड़ों को देखेंगे तो इस पूरी अवधि में हमने तकरीबन 6.96 अरब डॉलर का आयात किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आयात किया।
जबकि अगर आप इसी आंकड़े की तुलना 2022 की अवधि से करेंगे तो 2022 में हमने तकरीबन 4.73 अरब डॉलर का आयात किया था। तो जाहिर तौर पर पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये जो बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी में जो अधिकांश हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी चीन की मानी जा रही है। यानी चीन हमारे देश में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात कर रहा है, जिसकी वजह से अक्सर ये भी आशंका ज़ाहिर की जाती है कि चीन इन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भारत में जासूसी के लिए भी कर सकता है। तो ज़ाहिर तौर पर ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इसके अलावा अगर आप पिछले कुछ समय के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो वो भी चीन की इस पूरी कार्यवाही की, चीन के इस पूरे प्लान की गवाही देते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में जो ओवरऑल लैपटॉप और कंप्यूटर का इंपोर्ट किया जाता है, उसके आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर ये लगातार जो इंपोर्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो हिस्सेदारी है, वो भी लगातार बहुत बड़ी मात्रा में बनी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में चीन हमारे देश में आयात कर रहा है। लगभग हर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हर साल चीन का जो आयात है, वो कुल आयात के आधे से ज़्यादा बना हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर चीन हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस सिस्टम में लगातार प्रवेश करता जा रहा है। और ऐसे में चीन के इस प्रवेश को रोकना सरकार की एक जिम्मेदारी और सरकार की एक मजबूरी भी बन गई है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से चीन जो है, ये जो पूरा सरकार का डिसीजन है, वो चीन को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। जाहिर तौर पर सरकार इस पूरे निर्णय के माध्यम से चीन के आयात को बहुत ज़्यादा सीमित करने की कोशिश कर रही है, ताकि भारत में एक तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके, वहीं दूसरी तरफ चीन के जो नकारात्मक प्रभाव हैं हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक जो पूरी सप्लाई चेन है, उस पर जो चीन का प्रभाव है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकेगा। ये तो प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं उसकी बात हुई। अब सरकार के इस कदम के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आयात को लेकर सरकार की जो मौजूदा नीति रही है, जो इससे पहले की नीति रही है, इससे पहले की नीति निर्धारित करने की जो शुरुआत हुई थी, वो साल 1981 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर वी राजारमन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने मुख्य तौर पर भारत में कंप्यूटर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होता है, उसके आयात पर सरकार को कुछ रियायतें देने की सिफारिश की थी, कुछ छूट देने की सिफारिश की थी। क्योंकि इससे पहले सरकार की नीति ये थी कि सरकार मुख्य तौर पर आयात पर प्रतिबंध लगाती थी, आयात को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक भारत सरकार की एक कंपनी हुआ करती थी, एक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी जिसका नाम था भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, जो कि मुख्य तौर पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का निर्माण करती थी। तो ऐसे में सरकार चाहती थी कि इस कंपनी का जो उत्पादन है, उसको बढ़ावा मिले, जबकि विदेश से सामान ना आ सके। इसी के लिए सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आयात को रेगुलेट करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर इस समिति की सिफारिश आई और थोड़ी बहुत रियायतें, थोड़ी बहुत छूट देने की शुरुआत हुई, और सिफारिशों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो आयात था, जो इम्पोर्ट था, वो लगातार आसान होने लगा। और सरकार द्वारा इस पूरे आयात के आसान होने से हमारे देश में बहुत प्रभाव भी देखने को मिले। जैसे जब भारत में आयात करना आसान हो गया तो इसकी वजह से जो रेल विभाग था, उसने अपने काम में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे जो यात्री थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगा। इसके अलावा भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर था, उसको भी इन कंप्यूटर के आने से एक नया स्वरूप मिला, और इस तरह से भारत में एक आईटी, एक सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत होती है। इस पूरे डिसीजन के माध्यम से भारत में जो विदेशों से आने वाले सामान होता है, उस पर जो शुल्क लगता है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जो शुल्क लगता था, वो शुल्क भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। जैसे कि 1991-92 के आसपास ये जो शुल्क था, वो तकरीबन 150% के आसपास लगता था। यानी कि जब आप विदेश से कोई सामान लाते थे तो उस पर 150% शुल्क लगाया जाता था। तो ज़ाहिर तौर पर उस वस्तु की जो कीमत थी वो अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने अपनी ये जो शुल्क था, इस शुल्क में कमी करना शुरू किया, और साल 2007-8 के आसपास ये जो शुल्क था वो मात्र 10% रह गया था।
तो इस तरह से सरकार ने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनके आयात की पॉलिसी थी उसको बहुत ज़्यादा नरम बना दिया था, उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगातार सरकार इस पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट बनाने पर जोर दे रही है। साल 2016 के बाद से लगातार आयात शुल्क में वृद्धि की जा रही है और एक बार फिर से सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सरकार लगातार अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर संरक्षणवादी नीति की ओर बढ़ रही है, जो कि हमें भारत की आज़ादी के आसपास देखने को मिली थी। तो ये तो इस पूरे निर्णय की बात हुई, इस पूरे डिसीजन की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि विदेश व्यापार निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी कार्मिक विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।